आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में। सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। सोनाली जी आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। कैसी हैं सोनाली जी आप? मैं तो मजे में हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सहेली हमें बहुत दिनों बाद बाजार में या कहीं अन्य जगह पर दिखाई देती है और उसके कुछ दिन बाद तुरंत दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है, और कभी कभी बार बार मिलने लगते हैं। मिले तो अचानक फिर मिलने लगे। मैं जान रही हूँ कि आप मेरी ही बात कर रही हैं। अभी पिछली बार ही हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और लो आज फिर हो गई। तो ऐसी मुलाकातें बार बार होती रहे तो अच्छा लगता है। तो चलिए विषय बता दें आज के। बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। इसके बारे में मतलब ये एक गंभीर विषय है। हो सकता है हमें यूं बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं, उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफी मांग लेना भी बहुत जरूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं। जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी? जी, आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब आने वाली है? बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे। और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जब भी हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है। और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है, ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े, है ना? वही तो बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना? तो वो कौन सी तैयारियां हैं, वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है, वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है, उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें है मक्खन मलाइयो और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी। क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है। और अब क्या करना है? एक गीत सुन लेते हैं। तो सुनते हैं गीत। बड़ा ही सुंदर गाना था ये, बहुत सुरीला गाना। और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो अब सभी को इंतजार है कथा सुधा का। तो मुझे भी, है ना? मुझे भी। तो सुनते हैं आभूषण भाग 3। जी। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें।
कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना, मंगला सुंदरी न सही पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली, कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या? जहाँ प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है। ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। 8 पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट, छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप 4 प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर यह और मुसीबत हुई, मैके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, एक बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धंस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता।
समधिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की मां कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं। वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं। बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो। किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया, ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य। शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता। वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं।
शीतला, ओ शीतला। अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे। फिर विजय ध्वनि से कह उठे, कितना सरल है। इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही ये सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा। बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं। भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है। कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए। कहाँ से आते हो भैया? गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं? तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूको। उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे। शीतला, बहन एक बात पूछूं, बताओगी? हाँ। विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे? कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या? मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई। इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर से बोली, अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है। ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सब कांटे हैं। अरे अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी ये। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने। हाँ। क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है। यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहिर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो। जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं। सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुखकांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले, अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें। ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं। कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं। कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी,
सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक। सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है। हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद और आई। इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का जी। लेकिन बीच में एक गीत सुन लिया जाए तो सुनते हैं एक गाना। नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार, है ना? और दुगना होके मिलता है। बिल्कुल, दुगना क्या, 4 गुना 8 गुना होके मिलता है क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना। बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें। बिल्कुल लेते हैं। तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है। कार्यक्रम है सखी सहेली और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए, उन्हें वक्त दिया जाए, क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े या फिर ना घूमना फिरना या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हम लोगों को जैसे घड़ियां या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में 2-4 पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। जी, तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी की हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हम हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है। लेकिन क्या होता है ना नेहा, की बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाए, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा। अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं। तो तीसरी चौथी बार में हम
चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी। तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं। तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है। और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही है। ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रहे। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है। उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा? एक गीत सुनना चाहिए। हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए। बिल्कुल मना लेते हैं, तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है। और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना? हाँ। एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज की व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है। एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहाँ थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है। और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में, समाज में, वो आदरणीय है। उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है। क्या बात है, ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं। और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है।
और एक साथी लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई। ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी। INPEA इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी। सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है, कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती है। वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं। क्योंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है। तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी है, वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना। जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेम पूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है, जब हम अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं? आप क्या करें? तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए, तो कहाँ गुम है आप? ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ। और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे, पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे। और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं। और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी, प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है। और वो जो खुशबू आती है सौंधी सौंधी खुशबू, उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना, वो फीके लगते हैं। वो तो है। लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी, जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। बहुत जरूरी है। सारे बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए। बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना। क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो, तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल
संग्रह स्थान तक पहुंचाना। इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है। तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए। इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत, दीवारें और खिड़कियों में, कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि तेज बारिश में पानी जमा न हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं, तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है। और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो। तो उसमें पानी जमा हो जाता है, फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए फिर वो जो है ना, जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है, जो बोतल्स वगैरह है और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की